देखने जा रहे हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसका जो फॉर्मेशन होगा किन किन पैरामीटर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है, पहला टर्म जो दे रखा है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी क्या मतलब हुआ इसका, कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा आयनिक बनाने में, जिसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए ताकि वो आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। तो जैसे हम लोग अभी सोडियम क्लोराइड का कर रहे थे, सोडियम का क्लोरीन का, तो सोडियम का जो आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इधर से जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये आयनाइज्ड होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका कम होना चाहिए ताकि थोड़े से एनर्जी देकर भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो ले ले। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost shell of an atom when it exists in gaseous states। क्या बताएं कि जो एलिमेंट गैस के स्टेट में हो उसके एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, वही हमारा आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, वही आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये लिखा ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल, थर्ड शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब वो गैस के फॉर्म में रहे, सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में नहीं, जब वो गैस के फॉर्म में रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने एनर्जी की ज़रूरत होती है, वही उसका आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर ये आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। अगर ये कम होगा तो आसानी से इसका इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा। ये फेवरेबल कंडीशन है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। फेवरेबल कंडीशन ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, टू मेक आयनिक बॉन्ड the ionization energy को IE से भी दिखाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी IA शुड बी लो, ठीक है ना, शुड बी लो। कितनी बात सुन, यानी अगर चाहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बने तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो ये बहुत ही आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये तो उसके लिए है जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस होना है। अब दूसरा जो दे रखा है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके लिए क्या दे रखा है, यहाँ पे एक चीज दे रखा है, जैसे सोडियम का 1 मोल एटम का जो टोटल आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा है, अब वो दे रखा 458.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ
सोडियम is 495.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, एक मोल को पूरी तरह से आयनाइज करना चाहते हैं तो कितना एनर्जी चाहिए? 495.8 किलो जूल। किलो जूल, ये किलो है, ये किलो जूल, यानी अभी 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी होता है सोडियम का। एक मोल को कंप्लीटली आयनाइज करना चाहते हैं तो ये वैल्यू इसलिए दिया है कि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक कॉमन एग्जाम्पल भी है, सोडियम क्लोरीन करते हैं तो इतना वैल्यू याद होना चाहिए कि इसका कितना आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, कितनी बात समझ में है? आगे चले, अब आगे चलते हैं। तो ये तो आयनाइजेशन एनर्जी था। जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका जो लेने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या वो डेफिनेशन लिखता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मीन्स टू डिजायर, टू हैव, यानी लेने की या पाने की या लेने की जो चाहत होती है वो उसको बोलते हैं एफिनिटी। अब जैसे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसको लेने की कितनी टेंडेंसी है, यानी कितनी चाहत है। कुछ ऐसा ना कि ज़बरदस्ती दे रहा है, कुछ ऐसा कि यार यार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इसको मिल जाएगा तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो किसी भी बाई हुक एंड क्रूक ये इलेक्ट्रॉन मुझे मिलना चाहिए, बाई हुक एंड क्रूक ये इलेक्ट्रॉन मुझे मिलना चाहिए। तो वो एक अलग इन्फिनिटी हो गई। और एक अरे दे दो कोई बात नहीं रख लूंगा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक अलग टेंडेंसी हो गई। कितनी बात में, तो टेंडेंसी कितना इलेक्ट्रॉन को लेने की है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो डिजायर है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मतलब हुआ? टू the tendency to gain the electron, to gain the electron। ठीक है ना, is called electron affinity। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। if the electron affinity will be high, if the electron affinity will be very high, it will form ionic bond easily, ionic bond easily। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक छोटा सा हम लोग डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन टाइप का। वो क्या है मैं लिख देता हूँ, क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिलीज्ड when an atom, when an atom in gaseous state gain the electron, gain the electron। क्या मतलब हुआ ये? इसको डेफिनेशन टाइप लिख सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, कितना एनर्जी दे सकता है। जैसे होता ना कि मैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कितना भी दाम लग जाए मैं लूंगा,
तो वो एक बहुत ही हाई लेवल का क्रेजीपन आ गया। तो ऐसे ही बोला क्या कि किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितना एनर्जी वो दे सकता है कोई एलिमेंट, उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। वो जितना ज़्यादा वो एनर्जी देगा, दे सकता है या लेने के लिए देना चाहता है, वो उसकी उतना ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अगर कोई एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है या बनेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होगी। ठीक है, तो वो एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होगा, वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये उसकी तरफ से हुआ जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इसका नेचर है जो गेन करेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी उसका नेचर है जो लॉस करेगा। जो लॉस करेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो लॉस करेगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आयनाइजेशन एनर्जी है, और जो गेन कर रहा होगा उसकी जो है प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। अगर कभी भी आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होना चाहिए। आगे चलते अगला करैक्टर देखते हैं। यहाँ पे जो दे रखा है, एक क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कितना है, वो वैल्यू मैं मेंशन कर रहा हूँ। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन क्या दे रखा, 348.7 किलो जूल पर मोल। माइनस में ये एनर्जी देता है, ये वो लेने के लिए था, ये देने के लिए, तो 348.7 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी क्लोरीन दे सकता है एक मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। एक मोल तो जानते हैं कितना होता है, एक मोल 6.2202 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा वो है -348.7 किलो जूल। तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का। आगे दे रखा और कौन सा पैरामीटर है, आगे दे रखा है इसमें, जब ये दोनों एलिमेंट अगर कंबाइन करेंगे तो ये एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है बेसिकली वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो 3D स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये है कि वो 3D स्ट्रक्चर होता है। मैं थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने के कि सोडियम क्लोराइड कैसे एक स्ट्रक्चर बनाता है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से पैरामीटर है। जैसे बताया क्या कि मान लो ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या कि मान लो ये सोडियम है, ये सोडियम था, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये सोडियम था, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये जो है ना इधर से क्लोरीन से अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना रखा है, इधर से क्लोरीन से अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना रखा है। ये इधर से भी क्लोरीन से अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा इधर से भी, ये इधर से भी क्लोरीन को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा, ये इधर से भी क्लोरीन को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा, ये ऊपर से भी क्लोरीन को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा, ये नीचे से भी क्लोरीन को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा। कितनी बात सुन रहे हैं? ये 3D हो गया स्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ, मैं ये समझ लीजिए कि ये जो है एक बीच में सोडियम है, ये सोडियम का आयनिक एटम है, तो ये लेफ्ट से ये राइट से, पास में लेफ्ट राइट दोनों तरफ से जुड़ गया, टॉप से बॉटम से जुड़ गया क्लोरीन, फ्रंट से और बैक से। यानी एक आइंस 6 नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है, एक पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन कौन किसको देगा इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ तो सिर्फ चार्ज रोल प्ले कर रहा है। जो चार्ज है
वो रोल प्ले कर रहा है अट्रैक्ट करने के लिए, इधर से भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से भी अट्रैक्ट करता है, ऊपर से भी अट्रैक्ट करता है, नीचे से भी अट्रैक्ट कर रहा है, चारों तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जिस तरह से एक सोडियम 6 क्लोरीन से अटैच है, ऐसे ही एक क्लोरीन 6 सोडियम से भी अटैच होगा, और इस तरह से वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, होता है ज़्यादा तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता। आगे हम लोग एक चैप्टर है 12th क्लास में सॉलिड स्टेट, वो अब तो हटा लिया, लेकिन उसी में बहुत अच्छा खासा इन सब बातों पर डिस्कस किया गया था। कितनी बात समझ में आई? तो हम लोग क्या बता रहे थे कि जो सोडियम क्लोराइड है एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ये, ठीक, ये इस तरह से होता है। अब आगे बताएगा कि जो इसका जो ये जो क्रिस्टल बनता है, इसको जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर। अब क्या बताया कि जब भी कभी एक सोडियम क्लोराइड मिल के कंपाउंड बनाएगा, तो जो लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो एनर्जी जो होना चाहिए, एनर्जी ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस एनर्जी शुड बी वेरी हाई। जो एनर्जी मिलता है, जैसे ये सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, वो जो हम लोगों ने अभी बताया था ना 495.8 और 348.7, वो तो एक एक मॉलिक्यूल का, एक एक मूल का बताया था अलग अलग। लेकिन जब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं ना, तो वो फिर ऑर्डर हो के पूरा सॉलिड बनाते हैं, ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ऑर्डर में अरेंज हो के सॉलिड बनाते हैं। तो वो जो होता है लैटिस स्ट्रक्चर कहलाता है। लैटिस स्ट्रक्चर भी उसमें सॉलिड में बहुत डिस्कस किया है। तो बताया कि जो लैटिस स्ट्रक्चर होगा उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। द एनर्जी, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। यानी क्या मतलब हुआ कि जब वो लैटिस स्ट्रक्चर बनाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगा तो मोर स्टेबल होगा। क्या ज़्यादा होगा तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा सोडियम क्लोराइड का, जो लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो तीसरा जो हम लोग का जो नेचर है जिस पे आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है, वो है हाई लैटिस एनर्जी। तीसरा स्ट्रक्चर दे रखा हाई लैटिस एनर्जी। हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। हाई लैटिस का क्या मतलब, जैसे हम लोग जान अभी हमने दिखाया था कि एक सोडियम जो था 6 क्लोरीन से घिर गया, ऐसे ही एक क्लोरीन जो है ना 6 सोडियम आयन से घिर जाएगा, और ऐसे ही एक दूसरे को घेरते रहेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे ये हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे इसका इस तरह से, ठीक है ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलते हैं लैटिस। बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ सॉलिड है, एक सॉलिड है तो उस सॉलिड का जो बेसिक यूनिट होता है वो इस तरह से दिखाते हैं, इसको हम लोग लैटिस बोलते हैं। लेकिन टोटल जो पूरा मॉलिक्यूल वन मोल अगर कंबाइन करके बनाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए। तो क्या बताया, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी शुड बी वेरी हाई। इसको आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इसको किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी शुड बी वेरी हाई, यानी जब भी कभी ये आयनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करे। अब जैसे क्या बताए कि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का जो लैटिस एनर्जी दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो मैं लिख के बताता हूँ। तो क्या दे रखा है सोडियम क्लोराइड का लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड, लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल क्या दे रखा है ये 788 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, इतना दे रखा है ये लैटिस एनर्जी, ठीक है, बहुत अच्छा खासा 788 है ये, तो लैटिस एनर्जी बहुत है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है सोडियम क्लोराइड का, जो आयनिक कंपाउंड बनता है, ये एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। कितनी बात सुन रहे हैं? इसके साथ दे रखा है साइज ऑफ द अनाइंस एंड कटाइंस, इस पे भी डिपेंड करता है आयनिक कंपाउंड।
ठीक है। जो कटाइंस बनता है उसके साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसका साइज, अगर आयनिक कंपाउंड बनाना चाहता है तो जो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका साइज बड़ा होना चाहिए, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो साइज ऑफ आइंस मैं लिखता हूँ, ये चौथा प्रॉपर्टी, ये तीसरा था ना, ये चौथा प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं। फोर्थ रखा साइज ऑफ आइंस फॉर ionic bond, the cation, the size of cation, the size of cation should be larger, should be larger, and the size of anion, size of anion should be smaller, ठीक है ना। अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं या कोई भी एलिमेंट आयनिक बॉन्ड कंपाउंड बनाना चाहता है तो जो कटाइन होगा उसका साइज बड़ा होना चाहिए, जो अनाइन होगा उसका साइज छोटा होगा, तो वो कंडीशन फेवर करेगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। कितनी बात समझ में आई, क्या क्या पॉइंट समझ में आया। यानी अगर आयनिक बॉन्ड बनना चाहते हैं या आयनिक कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर फेवरेबल है, ठीक है ना, कौन कौन से पैरामीटर फेवरेबल है। तो अब तक चार हम लोगों ने बताया। पहला क्या बताया, लो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंटाइन, यानी जो कटाइन बनाएगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ अनाइन, जो नेगेटिव बनाएगा उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा दे रखा हमारा लैटिस एनर्जी ज़्यादा आना चाहिए, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो तो स्टेबल कंपाउंड बनता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, उसकी जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी शुड बी वेरी हाई, शुड बी एज मच हाई एज पॉसिबल। और इसी तरह से साइज ऑफ अनाइन और साइज ऑफ कटाइन में देखा कि कटाइन का साइज छोटा बड़ा होना चाहिए और अनाइन का साइज छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये फेवर करता है हमारे आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन में। अब आगे दे रखा है जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक वो मैं बताता हूँ हम लोग। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था ये जो अभी आयनिक बॉन्ड का हम लोगों ने बताया कि कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है आयनिक बॉन्ड के लिए। तो हमने बताया कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, कटाइन का साइज़ बड़ा होता है, अनाइन का साइज़ छोटा होता है, लैटिस एनर्जी हाई होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है आयनिक बॉन्ड का। इसके बाद आगे दे रखा हमारा करेक्टरिस्टिक, जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो अगला मैं टॉपिक कर रहा हूँ जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड। जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, सबसे पहले दे रखा है जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं, जितने भी आयनिक बॉन्ड है मैक्सिमम उसमें से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑल मोस्ट ऑफ द आयनिक बॉन्ड, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट in solid state and has crystalline structure, crystalline structure को हम लोगों ने बताया था, हमने एक्सप्लेन किया था कि जैसे एक सोडियम आइंस होता है वो 6 क्लोरीन आइंस से घिरा होता है, ऐसे एक क्लोरीन आइंस होगा वो 6 सोडियम आइंस से घिरा होता है।
तो ऐसे जो है एक क्रिस्टल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं वो। तो ये पहला करैक्टर दे रखा है ये आयनिक बॉन्ड का। दूसरा करैक्टर क्या दे रखा है, ये जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये सॉलिड में होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आगे दे रखा है इसमें, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होते हैं, इससे करंट पास करता है। फोर्थ दे रखा है आयनिक कंपाउंड when react produce ions means cations and anions, कैटाइंस एंड अनाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक करैक्टर है कोऑर्डिनेट और आयनिक कंपाउंड का। हमारा आयनिक ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, उनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है ये कुछ इसका जनरल दे रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया।